नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे अमीनो एसिड और प्रोटीन, द मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ विषय पर। और ये एक ऐसा विषय है जो सच में जीव विज्ञान के हर पहलू की नींव है। बिल्कुल। मतलब अगर हम एक कोशिका के अंदर झांकें तो हर महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो ऊर्जा बनाना हो या संदेश भेजना, बिल्कुल, या फिर कोशिका को आकार देना हो, ये सब प्रोटीन द्वारा ही किया जाता है। आज के इस गहन अध्ययन में हम इन्हीं प्रोटीन्स की संरचना को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। हाँ, और विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर का हमारा मुख्य उद्देश्य एमएससी, सीएसआईआर, एनईटी और गेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए जो नोट्स हैं, उनका क्रमबद्ध और गहराई से विश्लेषण करना है। जी, हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करके उच्च स्तर के कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं, यानी स्लाइड नंबर 2 के अनुसार निर्माण इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉक्स से। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि अमीनो एसिड्स वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे प्रोटीन की विशाल इमारत बनती है। एकदम सही तुलना है। अगर हम एक अमीनो एसिड की बुनियादी संरचना को देखें तो इसके केंद्र में एक कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन की स्थिति बहुत दिलचस्प होती है। ये एक तरह का रासायनिक चौराहा है जिससे 4 अलग-अलग रास्ते या समूह निकलते हैं। पहला है एक अमीनो समूह, दूसरा है एक कार्बोक्सिल समूह, तीसरा एक साधारण हाइड्रोजन एटम और चौथा है वो परिवर्तनशील साइड चेन जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं, है ना? बिल्कुल। प्रकृति में मुख्य रूप से 20 तरह के मानक अमीनो एसिड पाए जाते हैं और उन सब में ये आर ग्रुप ही वो तत्व है जो हर एक को उसकी अलग पहचान देता है। मतलब बाकी का जो ढांचा है वो हर अमीनो एसिड में एक जैसा रहेगा, सिर्फ आर ग्रुप बदलेगा। इसी संरचना से रसायन विज्ञान का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, चिरैलिटी का। चिरैलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आसान भाषा में कहें तो चिरैलिटी का मतलब है किसी अणु का अपने दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज पर पूरी तरह से फिट न हो पाना। जैसे हमारे दाएं और बाएं हाथ, वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आप एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को बिल्कुल वैसे ही अध्यारोपित नहीं कर सकते। हाँ, एकदम सही, क्योंकि अल्फा कार्बन से 4 अलग-अलग समूह जुड़े होते हैं, इसलिए ये एक चिराइल केंद्र बन जाता है। इसे अगर हम विकास या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो एक रहस्यमय बात सामने आती है। प्रकृति में अमीनो एसिड्स के 2 रूप हो सकते हैं, एल फॉर्म और डी फॉर्म। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड? जी, लेकिन धरती पर मौजूद लगभग हर जीवित प्राणी अपने प्रोटीन बनाने के लिए केवल एल अमीनो एसिड्स का ही उपयोग करता है। ये जैविक दुनिया के बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि इन सबके बीच एक अपवाद भी है, ग्लाइसिन। बिल्कुल। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ग्लाइसिन अपनी चिराइलिटी खो देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका आर ग्रुप कोई जटिल संरचना नहीं, बल्कि सिर्फ एक और हाइड्रोजन एटम होता है। सही कहा। तो अब ग्लाइसिन के अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम हो गए। हाँ, चूंकि 4 में से 2 समूह समान हो गए, इसलिए ये अचिरायल बन जाता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। और अब हम तीसरी और चौथी स्लाइड पर आते हैं। इसी बुनियादी संरचना से इन अमीनो एसिड्स के रासायनिक और भौतिक गुण भी तय होते हैं। यहीं पर वो शब्द आता है उभयधर्मी प्रकृति या एम्फोटेरिक नेचर। इसका मतलब है कि अमीनो एसिड में एक ही समय पर अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करने की क्षमता होती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी व्यक्ति का दोहरा व्यक्तित्व हो। मतलब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस माहौल में है। हाँ, बहुत अच्छी तुलना है। ये क्षमता उनके उन्हीं 2 मुख्य समूहों के कारण होती है। कार्बोक्सिल समूह अपना प्रोटॉन दे सकता है, जो कि एक अम्लीय गुण है। वहीं अमीनो समूह एक प्रोटॉन ले सकता है, जो क्षारीय गुण है। विद्यार्थियों, सोचकर देखिए कि हमने एक अमीनो एसिड को बहुत ही कम पीएच वाले यानी बहुत अधिक अम्लीय घोल में डाल दिया है। अम्लीय घोल में पहले से ही H+ आयनों की भरमार होती है। तो ऐसे में अमीनो एसिड का अमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है और NH3+ बन जाता है। बिल्कुल। इस स्थिति में पूरे अणु पर एक धनात्मक आवेश आ जाता है, जिसे हम धनायन या केटायन कहते हैं। और अगर हम स्थिति को उलट दें, मतलब अगर इसे उच्च पीएच वाले क्षारीय घोल में डाल दें, जहां H+ आयनों की बहुत कमी है, तब कार्बोक्सिल समूह
अपना प्रोटॉन त्याग देगा और COO- बन जाएगा। इस कारण अणु पर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, जिसे ऋणायन या एनायन कहते हैं। जी, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम शारीरिक पीएच, जो कि लगभग 7.4 होता है, की बात करते हैं, तो एक ही अणु के भीतर दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। कार्बोक्सिल समूह अपना प्रोटॉन छोड़ देता है और अमीनो समूह उसे ग्रहण कर लेता है। एकदम सही। अब एक ही अणु पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश मौजूद हैं, जो एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि अणु का शुद्ध आवेश 0 हो जाता है। और इस विशिष्ट अवस्था को ज्विटर आयन कहा जाता है। हाँ, ज्विटर आयन। ये नाम खुद में ही काफी वैज्ञानिक लगता है, और इसी से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई का कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह विशिष्ट पीएच मान है जिस पर कोई अमीनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में अपनी अधिकतम सांद्रता में होता है और उसका शुद्ध आवेश 0 होता है। उच्च स्तरीय शोध में इस पीआई का बहुत महत्व है। कैसे? जब किसी अमीनो एसिड या प्रोटीन पर शुद्ध आवेश 0 होता है तो उसकी घुलनशीलता सबसे कम हो जाती है। प्रयोगशालाओं में प्रोटीन को अलग करने के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। इसके अलावा इसी दोहरे स्वभाव के कारण अमीनो एसिड बेहतरीन बफर का काम करते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे रक्त का पीएच थोड़ा सा भी बदल जाए तो ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। हाँ, तो अमीनो एसिड जरूरत पड़ने पर H+ आयन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, जिससे वो कोशिकीय पीएच स्थिरता बनाए रखते हैं। ये एक तरह से हमारे शरीर के माइक्रोस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर हैं। ये सच में एक जैविक सुपर पावर है। इसी के साथ हमने प्रकाशीय सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी बात की थी। जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश को इन चिरायल अणुओं के घोल से गुजारते हैं तो ये उस प्रकाश की दिशा को घुमा देते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही देखा, ग्लाइसिन अचिरायल है, इसलिए वो प्रकाश को नहीं घुमाएगा। सही। अब जब हम इनके व्यवहार को समझ चुके हैं तो चलिए स्लाइड 5 और 6 के अनुसार इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। वर्गीकरण का सबसे पहला आधार है ध्रुवीयता या पोलैरिटी। यानी ये पानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ध्रुवीयता के आधार पर हम इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में रख सकते हैं। पहली श्रेणी है अध्रुवीय या नॉन पोलर। ये वो अमीनो एसिड्स है जिनके R ग्रुप में कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, आप इन्हें इंट्रोवर्ट्स कह सकते हैं, जिन्हें पानी से डर लगता है, यानी ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसके उदाहरण हैं एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। जब प्रोटीन अपना 3D आकार लेता है तो ये अमीनो एसिड पानी से बचने के लिए प्रोटीन के अंदरूनी हिस्से में छिप जाते हैं। बिल्कुल सही। दूसरी श्रेणी है ध्रुवीय, अनावेशित या पोलर अनचार्ज्ड। ये एक्सट्रोवर्ट्स हैं, पानी से प्यार करते हैं, लेकिन इन पर कोई शुद्ध आवेश नहीं होता, जैसे सेरीन, थ्रियोनिन और एस्पैरागिन। इसके बाद तीसरी और चौथी श्रेणियां उन अमीनो एसिड्स की हैं जिन पर स्पष्ट आवेश होता है। जी, अम्लीय अमीनो एसिड्स के R ग्रुप में एक अतिरिक्त कार्बोक्सिल समूह होता है, जिससे उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जैसे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। वहीं क्षारीय अमीनो एसिड्स के R ग्रुप में अतिरिक्त अमीनो समूह होता है, जिससे उन पर धनात्मक आवेश रहता है, जैसे लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इन सामान्य श्रेणियों के अलावा कुछ विशेष श्रेणी के अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जो प्रोटीन की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेनिल एलानिन और ट्रिप्टोफैन सुगंधित या एरोडेटिक होते हैं, जिनमें बड़ी रिंग संरचनाएं होती हैं। हाँ, एक और बहुत ही खास नाम है सिस्टीन। इसके R ग्रुप में सल्फर होता है। ओहो, सल्फर। जी, 2 सिस्टीन अणु आपस में जुड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी बॉन्ड है, आगे हम इसकी बात करेंगे। इसके अलावा एक और वर्गीकरण है जो सीधे हमारे आहार से जुड़ा है, पोषण संबंधी आवश्यकता के आधार पर। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड। बिल्कुल, हमारे शरीर को 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स चाहिए, लेकिन हम सबको खुद नहीं बना सकते। अनावश्यक वे हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना लेता है, जैसे एलेनिन या ग्लाइसिन। आवश्यक अमीनो एसिड्स शरीर में नहीं बन सकते, इन्हें भोजन से लेना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विकासवादी सवाल उठता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अगर हमारा शरीर कुछ अमीनो एसिड्स खुद बना सकता है तो विकास के दौरान हमने बाकी अमीनो एसिड्स बनाने की क्षमता क्यों खो दी? इसका उत्तर ऊर्जा संरक्षण में छिपा है। जिन अमीनो एसिड्स की संरचना बहुत जटिल होती है, उन्हें बनाने के लिए कोशिका को बहुत सारी ऊर्जा और एंजाइम्स की जरूरत होती है। अच्छा, तो जब शुरुआती जीवों को ये जटिल अमीनो एसिड उनके भोजन से आसानी से मिलने लगे तो उनके शरीर ने इन महंगी निर्माण प्रक्रियाओं को बंद कर दिया।
ऊर्जा बचाने का ये तरीका विकास के दौरान एक बड़े फायदे के रूप में देखा गया। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और विद्यार्थियों, इन आवश्यक अमीनो एसिड्स के नाम याद रखना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, PVT टिम HL। प्राइवेट टिम हॉल। हाँ, P से फिनाइलिन, V से वैलिन और T से थ्रियोनिन। और टिम में T से ट्रिप्टोफैन, I से आइसोल्यूसिन और M से मेथियोनिन। और आखिर में HLL में H से हिस्टिडीन, L से ल्यूसीन और दूसरे L से लाइसीन। बस इसे याद कर लीजिए, सारे आवश्यक अमीनो एसिड्स याद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीका है। अब जब हम इन ईंटों को समझ गए हैं तो स्लाइड 7 पर चलते हैं। सवाल ये उठता है कि ये इकाइयां आपस में जुड़ती कैसे हैं? यहीं प्रवेश होता है पेप्टाइड बंधन या पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड वो रासायनिक गोंद है जो दो अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। जी, और ये निर्जलीकरण, संक्षेपण या डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रक्रिया से बनता है। यानी आसान भाषा में कहें तो दो अणुओं के जुड़ने पर पानी की एक बूंद का बाहर निकल जाना। बिल्कुल। पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल समूह और दूसरे का अमीनो समूह पास आते हैं। एक से OH और दूसरे से H निकलता है, जो मिलकर H2O बनाते हैं। पानी बाहर निकल जाता है और उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अगर हम इसे CSI या नेट के स्तर पर देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ एक साधारण जोड़ नहीं है, इसमें अनुनाद या रेजोनेंस की घटना होती है। रेजोनेंस? हाँ, नाइट्रोजन परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म होता है वो ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाता है। इस कारण कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये एकल बंधन आंशिक रूप से एक द्विबंध या पार्शियल डबल बॉन्ड का रूप ले लेता है। मतलब ये साधारण दरवाजे के कब्जे जैसा नहीं है जो हर तरफ आसानी से घूम सके। ये तो काफी सख्त हो जाता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इस आंशिक द्विबंध के कारण इसकी घूमने की स्वतंत्रता छिन जाती है। पेप्टाइड बॉन्ड समतलीय या कोप्लानर हो जाता है, जिसका अर्थ है कि इससे जुड़े सभी 6 परमाणु एक ही समतल में बंध जाते हैं। जी, ये कठोरता प्रोटीन के बैकबोन को एक स्थिर संरचना देती है। इसी कठोरता के कारण ही रामाचंद्रन प्लॉट जैसे सिद्धांत अस्तित्व में आते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट, इसका नाम सुनकर मुझे पक्का यकीन है कि कई विद्यार्थियों को अपनी बायोकेमिस्ट्री की कक्षाएं याद आ गई होंगी। ये कठोरता ही आगे चलकर प्रोटीन के आकार को निर्धारित करती है। बिल्कुल। तो चलिए अब स्लाइड 8 से 11 तक प्रोटीन संरचना के 4 स्तरों की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये किसी सीधे तार को मोड़कर एक जटिल और क्रियाशील 3D मशीन बनाने जैसा है। इसकी शुरुआत होती है लेवल 1 यानी प्राथमिक संरचना से। प्राथमिक संरचना सबसे सरल लेकिन सबसे निर्णायक स्तर है। यह पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े अमीनो एसिड्स का एक रैखिक अनुक्रम है, लीनियर सीक्वेंस। हाँ, यह हमेशा N टर्मिनस से शुरू होकर C टर्मिनस तक जाता है। यह अनुक्रम ही तय करता है कि आगे चलकर प्रोटीन कैसे मुड़ेगा। इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण है इंसुलिन। फ्रेडरिक सेंगर ने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सबसे पहले इंसुलिन के इसी प्राथमिक अनुक्रम को डिकोड किया था। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद आती है द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब ये रेखीय श्रृंखला अपने आसपास के अमीनो एसिड्स के साथ बातचीत करना शुरू करती है तो वो मुड़ने लगती है। और ये मुड़ना कोई बेतरतीब प्रक्रिया नहीं है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा निर्देशित होता है, जो पेप्टाइड बैकबोन के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनते हैं। इसके 2 सबसे प्रसिद्ध प्रकार हैं। जी, पहला है अल्फा हेलिक्स, जो एक राइट हैंडेड कुंडल की तरह दिखता है। यहाँ मैं प्रोलीन का जिक्र करना चाहूंगा, जिसे हेलिक्स ब्रेकर कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसकी अनूठी चक्रीय संरचना हेलिक्स के घुमाव में बाधा डालती है। सही कहा। द्वितीयक संरचना का दूसरा प्रकार है बीटा प्लीटेड शीट, जहां श्रृंखलाएं एक दूसरे के बगल में लेट जाती है। बिल्कुल किसी छत की नालीदार चादर की तरह। ये समानांतर या प्रति समानांतर दोनों हो सकती हैं। जी, द्वितीयक संरचना के बाद प्रोटीन और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होने के लिए अपने ऊपर ही मुड़ जाता है, जिसे तृतीयक संरचना या टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह प्रोटीन का पूर्ण 3D फोल्डिंग है। अब तक बैकबोन का खेल चल रहा था, लेकिन यहाँ R ग्रुप्स के बीच असली मुकाबला शुरू होता है। इस 3D आकार को स्थिर रखने के लिए 5 मुख्य बल काम करते हैं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो R ग्रुप्स के बीच बनते हैं। दूसरा है आयोनिक इंटरैक्शन, जहां विपरीत आवेश वाले R ग्रुप एक दूसरे को खींचते हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संचालक बल है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन।
जैसा हमने पहले कहा था, पानी से डरने वाले इंट्रोवर्ट्स अमीनो एसिड पानी से बचने के लिए प्रोटीन के केंद्र की ओर भागते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट बाहरी सतह पर रहते हैं। यह प्रक्रिया प्रोटीन को उसका गोल आकार देती है। और चौथा बल है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब दो सिस्टीन पास आते हैं तो वे एक मजबूत कोवेलेंट एस बॉन्ड बना लेते हैं। ये बहुत मजबूत होता है। हाँ, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बिल्कुल एक सेफ्टी पिन की तरह है जो मुड़े हुए प्रोटीन को अपनी जगह पर कसकर रखता है। विद्यार्थियों, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि बालों को सीधा कैसे किया जाता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होता है जिसमें बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग के दौरान रसायनों और गर्मी का उपयोग करके इन्हीं सेफ्टी पिन्स यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। फिर बालों को सीधा किया जाता है। बिल्कुल, और फिर नए बॉन्ड्स बनाकर उन्हें उसी सीधे आकार में फिक्स कर दिया जाता है। और हाँ, हमारा पांचवां बल है वॉन डर वाल्स बल, जो बहुत ही कमजोर होते हैं लेकिन पास पास स्थित अणुओं को एक साथ रखने में मदद करते हैं। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। ज्यादातर प्रोटीन इसी तृतीयक संरचना में आकर अपना कार्य करने लगते हैं, लेकिन कुछ जटिल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते। उन्हें एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है। ये कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संघ है। ये केवल एक से अधिक सब यूनिट वाले प्रोटीन में होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हीमोग्लोबिन। ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं। और यहाँ CSIR नेट के स्तर का एक और शानदार कॉन्सेप्ट आता है, कोऑपरेटिविटी। यह बहुत ही मजेदार प्रक्रिया है। बिल्कुल। हीमोग्लोबिन की ये चारों सब यूनिट्स एक दूसरे से बात करते हैं। जब एक सब यूनिट ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो बाकी तीनों सब यूनिट्स के आकार में ऐसा बदलाव लाता है कि उनकी ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। इसे हम सच में मॉलिक्यूलर मशीनरी का चमत्कार कह सकते हैं। वाकई ये अद्भुत है। जी। संरचनाओं को गहराई से समझने के बाद अब हम स्लाइड 12 और 13 पर आते हैं, प्रोटीन के प्रकार। करेंगे तो आपको केवल अमीनो एसिड ही मिलेंगे। इनमें संरचनात्मक या फाइब्रस प्रोटीन आते हैं जैसे केराटिन, और कार्यात्मक या ग्लोबुलर प्रोटीन आते हैं जैसे हिस्टोन, जो हमारी कोशिकाओं में लंबे डीएनए की पैकेजिंग में मदद करते हैं। दूसरी ओर युग्मित प्रोटीन या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स अकेले काम नहीं करते। इनके साथ एक नॉन प्रोटीन हिस्सा जुड़ा होता है जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। इसके आधार पर कई महत्वपूर्ण प्रकार हैं। अगर ये समूह कार्बोहाइड्रेट है तो हम इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। हमारे शरीर के एंटीबॉडीज इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगर प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ जाए तो लिपोप्रोटीन बनता है, जैसे हमारे रक्त में LDL और HDL, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई धातु आयन जुड़ा हो तो मेटालोप्रोटीन, जैसे आयरन स्टोर करने वाला फेरिटिन। और अगर कोई वर्णक या पिगमेंट जुड़ा है तो क्रोमोप्रोटीन, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन। और अगर फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फोप्रोटीन, जिसका बेहतरीन उदाहरण दूध में पाया जाने वाला कैसीन है। हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स में कितनी विविधता है, और यही विविधता उनके जैविक कार्यों में भी दिखाई देती है, जो हमारी आखिरी स्लाइड्स का विषय है। जीव विज्ञान में प्रोटीन का महत्व शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एंजाइम के रूप में ये जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अणुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कई हार्मोन्स जैसे इंसुलिन प्रोटीन ही होते हैं जो मेटाबॉलिज्म का नियमन करते हैं। इसके अलावा कोलेजन जैसे प्रोटीन्स हमारे शरीर को संरचना और मजबूती प्रदान करते हैं। और एंटीबॉडीज के मामले में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार हैं। लेकिन विद्यार्थियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो विद्यार्थी इन जटिलताओं को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए अनुशंसित पाठ्यपुस्तकों का संदर्भ लेना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, अच्छी किताबें बहुत जरूरी हैं। लेहनिंजर इस क्षेत्र की बाइबल मानी जाती है। इसके अलावा स्ट्रायर, वोइट एंड वोइट, हार्पर्स और गैरेट एंड ग्रिशम जैसी किताबें आपके ज्ञान को एक अलग ही स्तर पर ले जाएंगी। तो विद्यार्थियों, आज हमने अमीनो एसिड की सरल संरचना से लेकर प्रोटीन की जटिल 3D मशीनरी और प्रोटीन्स के वर्गीकरण तक का एक लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। जी, यह एक बहुत ही गहन चर्चा रही। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए विद्यार्थियों, यदि किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में केवल एक अमीनो एसिड बदल जाए तो कैसे वो पूरे 3D आकार को बदलकर सिकल सेल अनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आप अपनी पाठ्यपुस्तक
का आ जाना और पूरी संरचना का बदल जाना, ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।